रमेश, अनामिका, शारदा तीनों कूली का काम करके अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन उनके पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो तीनों घर पे बैठे हुए थे। तभी अनामिका कहती है, जब हमारे पास काम होता है तो हम काम करते हैं, और जब हमारे पास काम नहीं होता है तो हम घर पे बैठ के तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कब तक हम इंतजार करें कि कोई आके हमें काम दे? हमें कम से कम खेती बाड़ी तो आता है ना। इस तरह से बैठे रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कह रही हो अनामिका? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रमेश कहता है। फिर अनामिका उसे समझाकर कहने लगती है, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम दूसरों के पास काम करने के बदले अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं ना। खेती करेंगे और पैसे कमाएंगे, जो फसल होंगे उसका मुनाफा भी हमारा होगा। अनामिका के इस सुझाव को सुनकर रमेश कहने लगता है, तुमने जो कहा बिल्कुल सही है, पर हमारे पास तो जमीन नहीं है। कौन देगा भाड़े पे जमीन जिसमें हम फसल उगाए? कैसे करेंगे हम खेती? ये सब सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। ऐसे बहुत सारे जमीन है जो खेत के पास पड़े हुए हैं, हम देखते ही है। क्यों ना हम उस जमीन को तैयार करें और उसमें खेती करें? अनामिका कहती है। फिर शारदा कहने लगती है, बहू की ये तरकीब मुझे बहुत अच्छी लगी है। अरे रमेश, तुम्हारे दिमाग में ये तरकीब कभी नहीं आई क्या? हम उन जमीनों को तैयार करके खेती कर ही सकते हैं। अम्मा, जब तुम कह रही हो तो मुझे ठीक ही लग रहा है, पर उन जमीनों को तैयार करने के लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अरे, हम तीनों मिलके काम करेंगे। वहाँ तीनों लोग काम करेंगे तो एक हफ्ते में जमीन तैयार हो जाएगी, और बाकी चीज के लिए हमने जो परिश्रम करके जमाया है उन पैसों को खर्च करेंगे। ईश्वर की कृपा से अगर फसल अच्छी हुई तो लागत के 10 गुना मुनाफा होगा। अनामिका इस तरह से हिम्मत देती है। फिर वो तीनों खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन ही वो तीनों जरूरत की चीजों को लेकर तालाब किनारे खेत में चले जाते हैं। वहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे, घास निकले हुए थे। सफाई के दौरान उन्हें एक बड़ा सा बांस का पेड़ मिलता है जो कि रुकावट पैदा कर रहा था। बांस के पेड़ बहुत बड़े बड़े थे। रमेश उन्हें काटने जा ही रहा था कि अनामिका उसे रोक देती है। अरे अरे, आप उन बांस के पेड़ों को मत काटिए, सुना है कि खेत में होने से बहुत शुभ होता है, अनामिका कहती है। उसकी बातों के मुताबिक रमेश भी उसे छोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इस तरह एक हफ्ता निकल जाता है। फिर वो जमीन तैयार हो चुकी थी। पैसे खर्च करके उन्होंने एक वहाँ पे कुआं भी खुदवाया। हे भगवान, जमीन तैयार हो चुकी है, बोर भी हो गया है। अब हमें कौन सा फसल लगाने से अच्छा रहेगा, बस ये सोचना है। इस वक्त सभी लोग मकई लगा रहे हैं, अगर हम भी लगाते हैं तो अच्छा रहेगा, अनामिका कहती है। उसकी बातों पर रमेश और शारदा भी तैयार हो जाते हैं और जो उनके पास बचे पैसे थे उससे बीज और फर्टिलाइजर ले आते हैं और बैलों की तरह तीनों मिलके काम करके बीज बो देते हैं। 2 दिनों के अंदर उनका पूरा काम खत्म हो जाता है। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर हरे हरे रंग के मकई के पेड़ बड़े होने लगते हैं। वो तीनों मिलके खेत में बहुत परिश्रम करते हैं और फसल पकने के इंतजार में रहते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं। उसके बाद मकई बड़े बड़े होते हैं। ये देखकर उन तीनों की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। बहू, हमने जो सोचा था वो हासिल कर लिया। अब कुछ दिनों के बाद पैसों की दर्शन होगी। हाँ सासू माँ, हमारी परिश्रम वृथा नहीं जाएगी। ईश्वर की कृपा से सब अच्छा होगा। 3 दिनों के बाद वो फसल काट के एक जगह सारे मकई को इकट्ठा करते हैं। वहाँ पे मकई के तो पहाड़ी बन जाते हैं। सब फसल अब हाथ में है, कल जाके इन्हें बेचना होगा। बेचने के बाद काम खत्म। ये सोचकर वो तीनों घर वापस चले जाते हैं। उस रात अचानक से बारिश होने लगती है। बिना रुके पूरी रात बारिश होती रहती है। इस बात से वो तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे, इतनी जोरों की बारिश क्यों हो रही है? क्या होगा हमारे खेतों के फसलों का? इस बात से मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा अनामिका, कल सुबह सुबह हम खेत जाएंगे और खेतों में ही उन्हें सुखा देंगे, बस। रमेश धैर्य रखने को कहता है। अगले दिन तीनों मिलके खेत जाते हैं फसल देखने। सारे फसल कुएं के पानी के स्तर बढ़ने की वजह से खेत में बह के चले गए हैं और वहाँ तैर रहे हैं। ये देखकर तीनों आश्चर्य हो जाते हैं। हाथ में आए पके फसल बह के चले जाते हुए देख तीनों रोने लगते हैं। हम तीनों ने बैल की तरह मेहनत करके इन फसलों को उगाया था और ये सब बह के चले गए। हे ईश्वर, ऐसा क्यों किया?
ऐसा कहकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। फिर 2 दिन निकल जाते हैं। घर पे सभी लोग दुखी होकर बैठे हुए थे। बहुत आशा लेके फसल उगाए थे, बर्बाद हो गया। अब हम क्या करें? जो मेहनत की थी वो सब बर्बाद हो गया, पर ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। इसीलिए हमें फिर से जाके खेत को तैयार करना होगा ताकि हम खेती कर सके, अनामिका कहती है। काफी देर सोच विचार करने के बाद शारदा और रमेश भी तैयार हो जाते हैं। 2 दिनों के बाद फिर तीनों मिलके खेत जाते हैं। अनामिका, बरसात की वजह से बोर भी पानी के साथ बहकर तालाब में चला गया। अब फिर से पंप खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, क्या करे अब? रमेश कहता है। अनामिका सोच ही रही थी कि उसे अपने आंखों के सामने बांस का पेड़ दिख जाता है। अजी, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर हम पंप इस्तेमाल ना करके इन बांस के पेड़ को पंप जैसा इस्तेमाल करें, ये तो पाइप जैसा ही है ना? हाँ अनामिका, बिल्कुल सही कहा तुमने। अभी मैं इन्हें काट के पाइप जैसा इस्तेमाल करता हूँ। ये कहकर वो तीनों मिलके बांस के पेड़ काट के ले आते हैं और उनके इस्तेमाल से रमेश और अनामिका बोरिंग पंप बनाते हैं। फिर अनामिका जाके बोरिंग पंप पे पंप करती है, पर पंप से पानी के बदले पैसे निकलने लगते हैं। ये देखकर तीनों आश्चर्य हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? पानी के बदले पैसे आ रहे हैं। सभी लोग आश्चर्य होकर देखते रहते हैं। तभी अनामिका कहती है, ये मायावी पैसों का पंप हो गया है। ईश्वर ने हमारी समस्या देखकर हमें उपहार में दिया है, अनामिका कहती है। फिर वो तीनों मिलके सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और देखते ही देखते अमीर हो जाते हैं। उस दिन से उनकी सारी गरीबी खत्म हो जाती है और खुशी खुशी जीने लगते हैं। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। सास बहू छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा लड़ती रहती थी। शारदा का बेटा रमेश अपनी माँ का ही सुनता था। इस वजह से अनामिका को बहुत बुरा लगता था। इस वजह से उसका सारा गुस्सा सासू माँ पे जाके गिरता था। तभी एक दिन शारदा कहती है, बेटा रमेश, इस बार आम की खेती हमें अच्छा मुनाफा देगी। आम भी बहुत अच्छे हुए हैं और लग रहा है इस बार व्यापार भी अच्छा होगा। हाँ माँ, मैं वहाँ खुद खड़े होके अपने हाथों से खाद डाला है उनमें, इसीलिए खेती भी अच्छी हुई है। अगले हफ्ते से हम व्यापार शुरू करेंगे। पिछले साल तो हमारी कमाई अच्छी नहीं हुई थी, मुनाफा भी अच्छा नहीं था। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छा मुनाफा कमाएंगे। पर अनामिका नहीं दिख रही है, कहाँ गई है वो? हाँ, तुम्हारी पत्नी तो मेरी एक नहीं सुनती, कुछ परवाह ही नहीं करती, जबकि बहू की तरह नहीं, उसे बेटी के तरह रखती हूँ। पता नहीं था कि वो ऐसा बर्ताव करेगी। अब क्या करें? अगले 1 हफ्ते बाद मैं व्यापार के लिए चले जाऊंगी। 1 हफ्ते बाद ही लौटूंगी। कम से कम तब तुम लोग खुश रहोगे। ये क्या कह रही हूँ माँ? मुझे पता है तुम्हारी पत्नी अगर मेरा ख्याल नहीं रखती है तो वो तुम्हारा भी ख्याल नहीं रखेगी। कोई भी बच्चा अपने माँ से ज्यादा दिनों तक कुछ छुपा नहीं सकता। शारदा और रमेश ऐसी जब बातें कर ही रहे थे तभी अनामिका वहाँ आ जाती है। आने के दौरान वो बड़े गुस्से में थी। क्या बेटा, कहाँ गई थी? और कहाँ जाऊंगी, यही मरूंगी। इस घर से बाहर जाने का मौका कहाँ मिलता है? इस 4 दीवारी में ही मेरी जिंदगी लिखी हुई है, मुझे अच्छे से पता है। और आप लोगों को बता के भी मैं क्या करूं? अनामिका, ये क्या? तुम माँ से ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्या गलत कह दिया मैंने? ये तो सच ही है ना। आपको अपना व्यापार करना है, इसीलिए आपने मुझे कहा कि तुम घर पे रहो। आपकी पत्नी होने के बावजूद आप अपनी माँ के ही साथ पूरी दुनिया घूमते हैं। गाँव के सारे लोग यही बात करते हैं। क्या मेरे में इतनी भी काबिलियत नहीं कि मैं आपके व्यापार में आपके साथ काम करूं? हाँ, चुप करोगी या एक कस के थप्पड़ खाओगी? अरे बेटा, तुम चुप करो। सुनो, ये व्यापार हम काफी समय से कर रहे हैं, इसके लिए चालाकी चाहिए। अगर तुम व्यापार करना चाहती हो तो बिना रुकावट का कर सकती हो। बेटा, आज तुम फैसला लो। माँ, अनामिका की बात सुन के तुम ऐसा मत बोलो, वो ऐसी बोलती रहती है। अब मुझसे कुछ मत कहो। मैं अपने आम की खेती से आधा ले लूंगी और बाकी आधा तुम रख लो। मैं अपना व्यापार करूंगी और तुम अपना व्यापार करो। माँ, ऐसा करने से हमें नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान होता है तो होने दो, कोई बात नहीं। इस तरह अनामिका व्यापार करना सीख जाएगी। अगले साल हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। मुझे आप लोग इतना नजरअंदाज मत कीजिए। मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ, मेरे में बहुत अकल है। मैं भी अपने से व्यापार कर सकती हूँ। ठीक है बेटा,
मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपना व्यापार खुद से अच्छे से करो, यही मेरी इच्छा है। अरे बेटा, मुझे कल से आम बेचना है। पर हम हमारा आम अगले हफ्ते से बेचना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। रमेश को अपनी पत्नी अनामिका पे बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहने लगता है, तुम पागल हो गए हो क्या? माँ को ऐसी ऐसी बातें कह रही हो, वो भी मेरे सामने खड़े होके कहने में तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? मेरे पति इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत करना चाहती हूँ। किसे अच्छा लगता है इस तरह घर पे सामान जैसे पड़े रहना? बताइए, अब मुझे मौका मिला है, मैं बताती हूँ आपको व्यापार कैसे करते हैं। चिची, कितनी भी गालियाँ दो, तुम्हें अकल नहीं आएगी। अगले दिन से ही शारदा नया व्यापार शुरू कर देती है। क्योंकि आम ताज़ा ताज़ा थे, इसीलिए बहुत लोग शारदा के पास आम खरीदने के लिए आते हैं। उसे लगा था कि सारे आम खत्म होने में 1 महीने लगेंगे, पर 1 हफ्ते में ही सब खत्म हो गए। शारदा को अपने व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। 1 हफ्ते बाद अनामिका भी आम बेचना शुरू कर देती है। अनामिका ने सोचा अब वो अपनी सासू माँ से ज्यादा मुनाफा कमा के दिखाएगी। पहला दिन तो अनामिका के पास कोई नहीं आया आम खरीदने के लिए। ऊपर से अनामिका ने ये भी सोच रखा था कि वो अपनी सासू माँ से ज्यादा मुनाफा कमा के दिखाएगी, पर आखिरकार पहला दिन तो कोई नहीं आया। देखो अनामिका, काफी देर हो चुका है। अगर कोई हमारे पास आम खरीदने नहीं आएगा अब, तो सारे आम बर्बाद हो जाएंगे। 1 हफ्ते तक ही ये ताज़ा रहते हैं, बाद में ये सारे आम सड़ जाते हैं। तब तक कैसे भी हमें आम बेचना होगा। मुझे भी ये पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप, मैं कल से क्या करती हूँ। वो तो दिख ही रहा है। इस तरह रमेश कहता है। अगले दिन अनामिका आम बेचती है। वो कहती है 1 केजी के आम पे 2 आम फ्री में मिलेगा। उसके बावजूद कोई अनामिका के पास नहीं आता। 2 दिन निकल चुके थे, अनामिका के पास कोई भी नहीं आया आम खरीदने, जिससे अनामिका बहुत ढीली पड़ गई। फिर अनामिका ने पंप से आम के अंदर हवा भर दिया और उसे बेचने लगी। लालच में फंस के अनामिका ने ऐसा किया और आम बेचा, जिससे अनामिका ने बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया। पर एक साथ अचानक सारे लोग आके अनामिका के सामने लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है। देखिए, आपने लोगों को ठग के इस तरह से आम बेचा है। हमें ये कंप्लेंट मिली है, जिन लोगों ने भी आपसे आम खरीद के ले गए, उन्होंने जब घर जाके आम काटा तो आम के अंदर से बस हवा निकली, यानी कि आम में बस हवा भरा हुआ था। इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। तब तक वहाँ पे रमेश और शारदा आ जाती है। सर, मुझे देखकर मेरी बहू को छोड़ दीजिए। पहली बार उसने ऐसी गलती की है, आइंदा वो कभी ऐसा नहीं करेगी। सर, तुम्हारी बात मान के छोड़ रहा हूँ। अगर आइंदा ऐसा हुआ फिर मैं उसे जेल में भर दूंगा, याद रखना। पुलिस के हाथों से शारदा ने अनामिका को बचाया, इसीलिए अनामिका शारदा के पैरों में पड़ जाती है और माफी मांगती है। अनामिका का अहंकार चूर चूर हो जाता है। सासू माँ से विनती करने लगती है वो। शारदा का दिल भी बहुत बड़ा था। छोटी बच्ची समझ के वो अनामिका को अपने दिल से माफ कर देती है। तब से शारदा और अनामिका एक साथ मिलके खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। शारदा माँ की तरह अनामिका को अपने हाथों से व्यापार करना सिखाती है। अब से सास बहू दोनों मिलके एक साथ व्यापार करने लगती है। और शारदा अनामिका के बीच इस प्यार को देखकर रमेश भी मनी मन बहुत खुश होता है।